आज हम बात करेंगे राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज़। मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज देखेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल क्या हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या परिभाषा हैं, उनके क्या आवश्यक तत्व है और प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में राजनीतिक दलों की जो कार्य भूमिका है वो क्या है, उनके आधार क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल वर्तमान समय में चूँकि शासन के विविध रूपों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। और प्रजातंत्रीय शासन के दो प्रकार हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। राज्यों की वृहत जनसंख्या, क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान में समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण, उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। निसंदेह रूप से मैकाइवर ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत का एक होकर के प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनाव की वैधानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त करता है, स्थिरता रखता है। ब्राइस ने लिखा कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। किस व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि प्रजातंत्र उसके बिना कैसे चल सकता है। मतदाताओं के समूह के राजनीतिकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो दूसरी बुराइयों को दूर या कम भी करते हैं। और साधारणतः एक देश के विधान और कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों को उल्लेख नहीं होता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक उपयोगी होता है जितना कि विधान या कानून। अमेरिकी संविधान निर्माता अपने देश में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देना चाहते थे, लेकिन संविधान को लागू किए जाने के साथ ही दलीय संगठन अमेरिकी राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता बन गई। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी महत्व होता है और विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित नियंत्रण रखने का कार्य करता है। आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है और इसके बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। बर्कन ने लिखा कि दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले ही न हो, यह बुरे के लिए, प्रजातंत्र शासन के लिए अपरिहार्य है। अब देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, अर्थ परिभाषा के बारे में देखें। चूँकि मानव एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक प्रकार की समस्याओं के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से विचार किया जाता है और विचारों की इस भिन्नता के साथ साथ अनेक व्यक्तियों के आधारभूत बातों के संबंध में विचारों की साम्यता भी पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा के आधार पर शासन शक्ति प्राप्त करने, अपनी नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हुए थे। गेटेल के अनुसार राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान दल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना, अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना है। गिलक्रास्ट के शब्दों में राजनीतिक दल की परिभाषा उन नागरिकों के संगठित समूह के रूप में की जा सकती है जो राजनीतिक रूप में एक विचार के हों और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है
जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व एडमंड बर्क, गेटल, गिलक्रास्ट, मेकर आदि विद्वानों द्वारा राजनीतिक दल की जो परिभाषा दी गई, उनके आधार पर इन दलों के निम्नलिखित आवश्यक तत्व बताए जा सकते हैं। पहला, संगठन। राजनीतिक दल का प्रथम आवश्यक तत्व यह है कि संगठित होने चाहिए। आधारभूत समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार का विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित न हो, उस समय तक राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। शक्ति उसके संगठन में निर्भर करती है और संगठन के आधार पर उसके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त कर अपनी नीति को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करती है। दूसरी बात है सामान्य सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल का संगठित रूप से कार्य करना उसी सब संभव है जब राजनीतिक दल के सदस्य किसी सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक प्रकार का विचार रखते हो। मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता के अभाव में वो परस्पर सहयोग नहीं कर पाते। यदि कुछ व्यक्ति अपने किन्हीं विशेष स्वार्थों के आधार पर संगठन की स्थापना कर भी लेते हैं, तो इस प्रकार के सिद्धांतहीन संगठनों को राजनीतिक दल न कहकर गुटी कहा जा सकता है। तीसरी जो बात है संवैधानिक साधनों में विश्वास। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वो अपनी नीति या विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करें। मतदान के निर्णय में उनका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। गुप्त उपाय, सशस्त्र क्रांति जैसे असंवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले संगठनों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। उदाहरणतः नाजी दल या फांसी दल विशुद्ध राजनीतिक दल न होकर क्रांतिकारी सैनिक संगठन है। चौथी, शासन पर प्रभुत्व की इच्छा। राजनीतिक दल का एक तत्व ये होता है कि उसका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने विचारों नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना। और संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करना चाहता है तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। पांचवा है राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर के नहीं, वरन संपूर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय हित को वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय कहा। उपयुक्त तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल अपने शब्दों की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल आधारभूत समस्याओं के संबंध में विचारों की एकता पर आधारित है। ऐसे संगठित समुदाय होते हैं जिनके द्वारा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों को ही अपनाकर शासन शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वृद्धि होता है। अब देखेंगे दलों की उत्पत्ति या राजनीतिक दलों के आधार क्या है। ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी आधुनिक प्रजातंत्र में लिखा कि राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। लेकिन इस प्रकार का मत व्यक्त करते हुए ब्राइस के द्वारा प्राचीन समय में स्थापित क्लब, घर, राजनीतिक समाज, संसदीय गोष्ठियों को राजनीतिक दल मान लिया गया। यद्यपि इन संस्थाओं द्वारा राज्य विषयक अनेक बातों के संबंध में लोकमत का प्रकाशन किया जाता है, किंतु शासन व्यवस्था से मूल रूप से संबंधित न होने के कारण ये संस्थाएं राजनीतिक दल नहीं थी। आधुनिक समय के राजनीतिक दल वर्तमान युग की उपज है और आधुनिक राजनीतिक दलों का विकास जनतंत्र और मताधिकार के साथ साथ ही हुआ है। राजनीतिक दलों के उद्गम के संबंध में प्रमुख रूप से निम्न विचारों का प्रतिपादन किया गया। पहला है मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जा सकता है। कुछ लोग स्वभाव से रूढ़िवादी होते हैं और किस प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। कुछ लोग सने सने परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में होते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन और आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और इस स्वभाव भेद के आधार पर मनुष्य में विचार भेद पाया जाता है और इस प्रकार के विचार भेद राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। आर्थिक हित और विचार। राजनीतिक दल आर्थिक विचारों के भेद का परिणाम होते हैं और वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित है। आर्थर होलकोम्बे ने ठीक ही कहा कि राष्ट्रीय दल क्षणिक आवेगों और अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते। उन्हें स्थायी सामुदायिक हितों, विशेषकर आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए। सर्वसाधारण में
संपत्ति विषयक भेदभाव, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और उनके आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होते हैं। उन्हें स्थायित्व भी प्रदान होना चाहिए। तीसरी बात है वातावरण संबंधी प्रभाव। साधारणतः कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार के साथ उत्पन्न होता है और अपने राजनीतिक संस्कारों के आधार पर किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंध होता है और अनेक बार एक व्यक्ति की पारिवारिक सदस्य उसके मित्र उनके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं। लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो बात है चौथी, धार्मिक और सांप्रदायिक भावना। पाश्चात्य देशों में नागरिकों में निस्संदेह रूप से धार्मिक सांप्रदायिक भावना बहुत अधिक बलवती न होने के कारण इन भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल नहीं पाए जाते हैं, किंतु भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार के सांप्रदायिक दल विद्यमान हैं। वस्तुतः ये दल संपूर्ण राजकीय हितों से संबंधित नहीं होते और उन कारण विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। एक विद्वान हुए सर हेनरी मैन जैसे कुछ लेखकों का विचार है कि राजनीतिक दल मानव की संघर्षी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, किंतु इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः राजनीतिक दल संघर्ष नहीं परंतु सहयोग की प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। अब देखें प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, क्या भूमिका है, उनके बारे में विचार करेंगे। पहला है राजनीतिक दलों की कार्य भूमिका। पहला है लोकमत का निर्माण करने का काम करते हैं। वर्तमान समय में चूँकि राज्य संबंधी विषय बहुत अधिक जटिल व्यापक होते हैं और साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार के विचार विषय का चुनाव उन्हें समझ सकना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकमत का निर्माण का कार्य करते हैं। दूसरा है चुनाव का संचालन। जब मताधिकार बहुत अधिक सीमित है और निर्वाचकों की संख्या कम है तब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ जा सकते हैं, लेकिन वैश्विक मताधिकार के प्रचलन के कारण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना लगभग असंभव हो गया। राजनीतिक दल की ओर से उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, पक्ष में प्रचार करते हैं। चुनाव के समय होने वाला भारी खर्च भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से चुनाव का संचालन करते हैं। तीसरा है सरकारों का निर्वाचन के बाद राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों की मंत्रिपरिषद का निर्माण का संचालन करता है। संसदात्मक शासन में जिस राजनीतिक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त होता है उसे प्रधान द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, शासन का संचालन करना है। तो इस तरह से संसदात्मक अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण और शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक दलों के अभाव में तो व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी डबली अपना अपना राग का रूप अपनाया गया शासन व्यवस्था संभव नहीं है। ब्रायस ने ठीक लिखा, अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसा कंपनी के अभिज्ञ साझेदारों के मतों द्वारा रेल मार्गों को प्रबंध किया जाए और किसी जहाज के यात्रियों के मतों द्वारा जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए। चौथी जो है शासन सत्ता को मर्यादित करना। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दलों के साथ साथ अल्पसंख्यक राजनीतिक दल, विरोधी दल भी बहुत अधिक महत्व होते हैं और इस तरह से शासन सत्ता को मर्यादित करने का काम करते हैं। पाँचवीं, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य करने का काम करते हैं। चूँकि सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से कार्य किया जा रहा है या नहीं, इस शासन के विविध अंग परस्पर सहयोग करें और सहयोग राजनीतिक दलों के द्वारा संभव होता है। संसदीय शासन में तो सामान्यतः कानून निर्माण प्रशासन शक्ति एक ही राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करवा सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पर कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका शासन के दो बिल्कुल पृथक अंग है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन है, राजनीतिक दलों की सहायता के बिना शासन का भली प्रकार संचालन संभव नहीं हो सकता। अमेरिका में दलीय व्यवस्था ने व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच सहयोग स्थापित कर संविधान कमी को दूर करने का प्रयास किया। छठी जो है राजनीतिक चेतना का प्रचार। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल एक तरह से नागरिक चेतना, राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं और सार्वजनिक समस्याओं संबंध में किए गए निरंतर प्रचार वाद विवाद के आधार पर वो राजनीतिक चेतना का प्रचार करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो सातवां है जनता और शासन के बीच संबंध। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। इस प्रकार के संपर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल है। प्रजातंत्र में जिस दल के साथ शासन शक्ति होती है उनके सदस्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इस आधार पर काम करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट यहीं अब हम कल देखेंगे दलीय प्रणाली का मूल्यांकन और दलीय व्यवस्था के क्या
मेरिट और डीमेरिट हैं। नेक्स्ट, थैंक्स।